चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारी एमएफए की आज फर्स्ट क्लास है। स्टार्ट करते हैं जनाब। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 22 के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे यार इस पेपर का। अच्छा जी, मुझे बताओ आवाज़ आ रही है सबको? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर नहीं है? अच्छा एक सेकेंड। चलिए सर, तो भाई ये हमारा एक नया पेपर है आईकेएम के अंदर, कैफ 6। और सोचा ये जा रहा है, समझा ये जा रहा है कि कैफ 6 के पेपर में खतरनाक तरीन पेपर यही है आगे जाके। पहली टाइम है तो कंपैरेटिवली इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे जाके कैफ का खतरनाक पेपर ये क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इसको लेके कैसे चलेंगे और कौन सा एरिया इसका थोड़ा सा मुश्किल एरिया है, और हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो सर सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सर एमएफए को उन्होंने बांटा 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में इन्होंने स्प्लिट किया। पहली कैटेगरी का इन्होंने नाम दिया है मैनेजरियल एनालिसिस। सेकेंड कैटेगरी का इन्होंने नाम दिया है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरी कैटेगरी का इन्होंने नाम दिया है बजटिंग एंड फोरकास्ट। तीन कैटेगरी में इसको स्प्लिट करके चले हैं। जो पहला वाला पोर्शन है, जो पहला वाला सेक्शन है, इसकी वेटेज बनाएंगे लोग तकरीबन 30 से 40 मार्क्स। इसकी वेटेज बनाएंगे तकरीबन 35 से 50 मार्क्स। इसकी वेटेज बनाएंगे तकरीबन 20 से 25 मार्क्स। पहला जो पोर्शन है, इसको इन्होंने थ्योरी में रखा है। 3 मेन हेडिंग्स, 3 मेन टॉपिक्स इन्होंने डाले इसके अंदर। इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और एथिकल डिसीजन मेकिंग। थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, थ्योरेटिकल पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन है जिसको छोटा बीएफडी भी कहा जाता है। ये वाला जो पोर्शन है इसको छोटा बीएफडी भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या क्या रखा है, इसमें इन्होंने वेटेड है, बैक रखा है इन्होंने, डिस्कस करेंगे बैक होता क्या है। इसमें जो है वो सीएपीएम रखा ही है। इसमें इन्होंने रिस्क एडजस्टेड बैक रखा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट रखा है, और इन्होंने फॉरेक्स जिसको छोटा बीएफडी कहा जा रहा है।
इससे आपका तकरीबन 35 से 50 मार्क्स का पेपर बनेगा। आधा पेपर से। तीसरा जो मेरे पास है, कॉस्टिंग जो थी हमारे पास पहले कैफेड के अंदर, वहां से कॉस्टिंग से कुछ क्वेश्चन निकाल के यहाँ पे डाल 3 टॉपिक्स का। अच्छा जी, एक इन्होंने डाला है जनाब बजटिंग, एक इन्होंने डाला है जनाब वर्किंग कैपिटल, और एक इन्होंने डाला है जनाब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एनपीवी आईआरआर वाली। आपके सिलेबस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है, इसको सर साजिद कवर कराएंगे, एसके प्रैक्टिकल। ये वाला पोर्शन जो पीएफडी वाला पोर्शन है, इसको मैं कवर कराऊंगा, और जो कॉस्टिंग वाला पोर्शन है, इसको सर काशिफ करें। तो हम लोगों ने इस पेपर को ऐसे लेके चले। तो बेसिकली पेपर स्टार्ट मैंने करवाया है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो पहला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पेपर आधा तकरीबन इसी से आएगा, और जब ये पेपर बनाने के लिए इस पेपर को ला ही सी से गए, थोड़ा सा पीएम वाला पोर्शन भी रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा पीएम वाला भी रखा है, क्योंकि स्टडी डाइट इसलिए आप लोगों को तो भी अवेलेबल नहीं है, अभी कैंपस में आ गई स्टडी सी, क्योंकि अभी जो ना रिव्यू के लिए दिया है, अभी इसमें और चेंजेस होंगी, मॉडिफिकेशन सारे चैप्टर्स की भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आएंगे पूरी कंपाइल हो जाएगी, फिर वो आप लोगों को अवेलेबल होगी। क्योंकि इसका जो मॉडल पेपर है वो भी तकरीबन अगले महीने तक ही आएगा, अगले महीने तक ये मॉडल पेपर कैसा आएगा। तो अभी खैर हमारे पास जो है वो काफी सारी सफिशिएंट प्रैक्टिस की क्वेश्चन है, बीएफडी का एक जो अच्छा खासा हमारे पास मटेरियल है, उसको पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है जी, तो अगर आपको इस सिलेबस कॉपी करना है तो कॉपी करो, फिर हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीएफडी वाले से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क। सिलेबस को कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये नहीं चल रही है क्या हुआ शाहजेब, आवाज नहीं आ रही? क्लियर है? ओके। तो सिलेबस कॉपी करें। जिन्होंने भी ऑनलाइन लेट ज्वाइन किया है, हम लोगों ने भी सिर्फ स्टार्ट किया और सिलेबस डिस्कस किया। सर क्या सिलेबस हमने डिस्कस किया है कि एमएफए को इन्होंने 3 क्वेश्चन में बांटा है, मैनेजरियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, और बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, 3 कैटेगरी में। मार्क्स जो अलॉट किए वो 7 लिख दिए हमने। 30 से 40 मार्क्स है मेरे पास मैनेजरियल के, 35 से 40 जो है वो फाइनेंशियल के, और बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के या बजटिंग एंड प्रोजेक्शन के मेरे पास 20 से 25 मार्क्स। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल और एथिकल डिसीजन मेकिंग, इसको कवर कराएंगे हमारे पास सर साजिद कबाड़िया।
सेकंड जो पोर्शन है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बीएमडी का पोर्शन यहाँ पे लेकर आए हैं, इसको मैं कवर कराऊंगा। और जो कॉस्टिंग वाला पोर्शन है इसको सर काशी करेंगे। थ्योरी पोर्शन जो है वो 30 से 45 मार्क्स का है। जो वेटेज इन्होंने दी है वो 30 से 40 की दी है। चलिए सर, कॉपी कर लिया सबने? डन भाई। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिया? ऑनलाइन वाली अवाम चले सर। यार बस इसी थोड़ा तेज कर दे, इसी थोड़ा तेज कर दे, वाला भी चला दो पीछे। फॉरेस्ट के ऊपर हमने लिखा था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेस्ट के ऊपर हमने लिखा था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। चलिए सर, पहले टॉपिक की हेडिंग डालेंगे। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर, पहला चैप्टर है हमारा, हेडिंग बनाइए जनाब बैंक की। सर ये बैंक है क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर पहले चैप्टर की हेडिंग बनाइए जनाब बैंक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शॉर्टकट में इसको बैंक कहा जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बैंक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चले सर, आज की क्लास और अगली तकरीबन 2-3 क्लासेस हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे गुजरेगी। आज की क्लास और अगली 2-3 क्लास हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट पे गुजरेगी। अगर तो बैंक समझ में आ गया, अगर तो बैंक समझ में आ गया तो यकीन जानो तकरीबन हमारा 30% सिलेबस कवर हो जाएगा। बैंक का इतना ज्यादा पोर्शन है, उतनी ज्यादा डिटेल है इसके अंदर बैंक की। अच्छा जी, तो भाई ये जो पेपर है हमारा और ये वाला जो पोर्शन है, बीएमटी वाला जो पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा सोचने समझने वाला चैप्टर है। इसको बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में जाके एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर बेसिक नॉलेज क्या चाहिए आपको? सर ये पेपर पढ़ने के लिए आपको बेसिक नॉलेज क्या चाहिए? सर इस पेपर को पढ़ने के लिए हमारे पास एक तो कॉमन सेंस चाहिए, एक कॉमन सेंस चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज अपने को नहीं चाहिए, कोई डेबिट क्रेडिट की नॉलेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेसिक क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, कॉस्टिंग वाले पोर्शन पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कॉस्टिंग की बेसिक चाहिए, जो कि तुम लोग एफआईआर 1 जो पहले कॉस्टिंग होता था उसमें थोड़ी सी बेसिक की काफी है, और अगर कोई कॉस्टिंग पढ़ चुका है तो काफी है। अच्छा जी, यहाँ के लिए इस बीएमटी वाले पोर्शन को पढ़ने के लिए आपको जो है कॉमन सेंस होना चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज की मुझे जरूरत नहीं है। चले सर, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर ये हमारा जो पहला चैप्टर है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर मुझे एक बात बताइए, कैपिटल क्या चीज है? सर हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी के अंदर कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? ऑनर जो बिजनेस के
पैसा लेकर आता है वो कैपिटल। पढ़ा था हम लोगों ने सर। ऑनर जो पैसा बिजनेस के अंदर लेकर आता था, हमने बोला सर ऑनर जो होते थे डिफरेंट बिजनेस के अंदर डिफरेंट कहानी होती थी। एक हम लोग बात करते थे सर सोल प्रोप्राइटरशिप की। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? सर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? एक फर्दे वाहिद बंदा जो बिजनेस चला रहा है, ऑनर कितना सर? एक बंदा। सर ये जो बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आता था क्या कहलाता था सर? ये कैपिटल। एग्री करते हो सारे? डन हो गया। फिर हम लोगों ने सर एक और चीज भी तो पढ़ी थी सर, हमने पार्टनरशिप भी तो पढ़ी थी सर। पार्टनरशिप में क्या होता था? हमने बोला सर मालिक ही होते थे ये, लेकिन एक से ज्यादा मालिक और 20 से कम। लॉ की जो बात होती थी 20 से कम, कुछ सिनेरियो में 20 से ज्यादा अलाउ थे। क्या था तुम लोगों को? सर ये जो मालिक होते थे 2 3 4 5 10 मालिक, ये जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाते थे इसको हम लोग क्या बोलते थे सर? कैपिटल। याद है पार्टनरशिप वाली कहानी? सर कैपिटल को कहां लिखा जाता था? बैलेंस शीट को अगर एसएफपी को मैं अपने माइंड में लेकर आऊं तो कैपिटल को कहां लिखा जाता था? सर कैपिटल को इक्विटी में लिखा जाता था। एग्री करते हो सर? डन हो गया। डन हो गया। सर एक और भी तो बिजनेस होता था, कौन सा सर? सर एक और भी तो बिजनेस होता था कंपनी। सर ये क्या होता था? सर ये क्या होता था कंपनी वाला बिजनेस? सर कंपनी वाले बिजनेस में होता था कि सर आपके पास जो मालिक होते थे, आपके पास जो मालिक होते थे कंपनी के, वो बहुत सारे होते थे, लातादाद बेहदूद बहुत सारे मालिक। सर बहुत सारे मालिक को आप कैसे मैनेज करते थे? हम बोलते थे सर कि हम उसको शेयर्स देते थे और उससे हम लोग पैसे लेते थे। एग्री करते हो सारे? बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर बातें हो रही है। सर कैसे? हमने बोला सर हम लोग एक शेयर की प्राइस को या शेयर की वैल्यू को डिटरमाइन करते थे सर, जिसपे कंपनी को हम लोग रजिस्टर्ड करवाते थे। कंपनी लॉ की बात है सर, उसको हम लोग क्या बोलते थे? पार वैल्यू। याद है भाई सबको? सर पार वैल्यू नॉर्मली आप लोगों ने सवालों में पढ़ा होगा, पार वैल्यू 10 रुपए नॉर्मली। सही है जी? पाकिस्तान में नॉर्मल कंपनी की जो पार वैल्यू है वो 10 रुपए है। अच्छा 5 रुपए भी है, 50 रुपए भी है। सर जिस प्राइस के ऊपर कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाएगा वो प्राइस क्या कहलाती थी मेरे पास? पार वैल्यू। सर मैंने 10 रुपए दिए और एक शेयर दिया, जिसको मैंने शेयर दिया वो मालिक बन गया। सर उसको हम लोग क्या बोलते थे? सर उन लोगों को हम क्या बोलते थे? शेयर। तो सर कंपनीज में जो मालिक होते हैं, कंपनीज में जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर। सर किसी ने 10 रुपए दिए तो मैंने एक शेयर दिया। एग्री करते हो? किसी ने 50 रुपए दिए तो मैंने उसको 5 शेयर दिया। एग्री सर? सर एग्री। वो जो मालिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। सर कंपनीज के सिनेरियो में, सर कंपनीज के सिनेरियो में कैपिटल को हम क्या बोलते थे? शेयर कैपिटल। याद है तुम लोगों को? तुम लोगों ने बहुत सारे सवाल अकाउंटिंग के अंदर देखे हुए। सर कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? सर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ऑनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो या चाहे शेयर होल्डर, वो क्या कहलाता था? कैपिटल। एग्री? सर फाइनेंस पढ़ते हुए, ये वाला पेपर पढ़ते हुए सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पे कैपिटल को पढ़ते हुए जब भी इस पेपर के अंदर एमएफए के अंदर कैपिटल की बात आएगी तो सर कैपिटल का मतलब होगा पैसा, कैपिटल का मतलब होगा फाइनेंस। कि सर पैसा कहां से आया? सर पैसा कहां से आया? सर इस कैपिटल को मैं सोर्स ऑफ फाइनेंस कह दूं? सर फाइनेंस पढ़ते हुए, एमएफए का अकाउंटिंग पढ़ते हुए कैपिटल कौन सा होगा? वही वाला। अकाउंटिंग पढ़ते हुए कैपिटल वही, लेकिन फाइनेंस पढ़ते हुए कैपिटल का मतलब पैसा। सर पैसा कहां से आ सकता है? सर मैंने बोला कंपनीज के अंदर कैपिटल, पैसा कहां से आ सकता है? सर आपने शेयर इशू करके पैसे ले लिए, आपने शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा ले लिया। सर क्या हम लोग एक दफा शेयर इशू करके बार बार शेयर इशू कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बार बार भी शेयर इशू कर सकते हैं, जिसको आप लोग कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो राइट इशू का वर्ड यूज करते थे। याद है ना भाई? अच्छा सर मैंने शेयर इशू करके लोगों से पैसे लिए, सर क्या हमेशा पार वैल्यू में इशू करेंगे? सवाल, क्या हमेशा 10 रुपए में इशू करेंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मार्केट में अगर शेयर की प्राइस ज्यादा हो गई है तो ज्यादा में भी इशू करेंगे। एग्री करते हैं भाई? पब्लिक से शेयर इशू करके जो पब्लिक से पैसा लिया जाएगा उसको मैं बोलूंगा सर इक्विटी फाइनेंस। एग्री करते हैं भाई? कैपिटल मुझे चाहिए, पैसा चाहिए, मैंने शेयर इशू करके पैसा लिया, सर इसको मैं क्या बोलूंगा? इक्विटी फाइनेंस। एग्री कर दो? सर कंपनी में पैसा और कहां से ले सकते हैं? सर कंपनी में पैसे और कहां से ले सकते हैं? फाइनेंस चाहिए अपने को।
सर आपने बोला भैया बैंक से लोन ले लो, उधार ले लो। सर लोन का सीन क्या होता है? लोन का सीन क्या होता है? सर आपने लोन वापस करना है एक टाइम पीरियड के बाद, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद, और वो पैसे तो वापस करना है, साथ साथ आपको हर साल इंटरेस्ट भी पे करना है। एग्री करते हैं सर? सर हमने बोला बैंक से हमने लोन लिया, एग्रीड। सर बैंक से हमने लोन लिया, सर इसको अकाउंटिंग, इसको फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? आपने फाइनेंस लीज किया, पैसा आपको चाहिए थ्रू डेट फाइनेंस। सर क्या वर्डिंग यूज की जाएगी यहाँ पे? डेट फाइनेंस। डेट सर किसके लिए यूज किया जाएगा? डेट का वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? डेटर नहीं है, ये डेटर नहीं है। डेट का वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा सर? लोन के लिए। एग्री करते हो? सर पब्लिक से लोन ले सकते हैं हम लोग? सर क्या पब्लिक से लोन ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? कैसे भैया? अकाउंटिंग में सीखा हमने। सर हमने बोला सर आप जो है ना वो शेयर इशू करते थे, सर शेयर इशू ना करें आप, सही है, आप एक दूसरा सर्टिफिकेट इशू करते हैं, सही है। शेयर इशू करके हम शेयर होल्डर को क्या बनाते थे? मालिक। मैंने बोला सर मालिक नहीं बनाना है इनको, सर मालिक नहीं बनाना, इनसे मैंने पैसा चाहिए, मैंने बिजनेस इनसे पैसे लेके कारोबार में पैसा डालना है, लेकिन मैंने इनको मालिक नहीं बनाना। सर मालिक नहीं बनाना, शेयर इशू करोगे तो मालिक बन जाएंगे। सर मालिक के पास क्या राइट होता है? हमने बोला सर एक तो उसको डिविडेंड दिया जाता है। एग्री करते हो? हमने बोला सर डिविडेंड तो अपने हाथ में ना, डायरेक्टरों के हाथ में, दे ना दे, कम दे ज्यादा दे। एग्री करते हो? सर लेकिन मालिकों के हाथ में एक और भी तो पावर होती है, वोटिंग पावर। सर इलेक्शन होंगे, अगर उनको पसंद नहीं है तो हमें उठा के फेंक सकते हैं। हमने बोला सर पब्लिक से पैसा चाहिए, लेकिन हमने इनको मालिक नहीं बनाना, सर क्या करें? हमने बोला भैया इनसे उधार ले। बिल्कुल सेम जैसे बैंक से लेते हो, सर 3 साल के लिए 5 साल के लिए उधार ले लो, ठीक है सर। सर इनको 3 साल 5 साल 10 साल के बाद पैसे वापस किए जाएंगे, पैसे वापस किए जाएंगे, साथ साथ इनको हर साल का इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। सर इसको हम लोग डिबेंचर कहते थे, इसको हम लोग बॉन्ड कहते थे। सर ये भी किसमें? उधारी है ना, ये भी किसके अंदर कवर होगा सर? डेट फाइनेंस। एग्री करते हैं? तो सर कैपिटल का मतलब फाइनेंस, कंपनी को पैसा चाहिए, कैपिटल कॉपी नहीं करिए, पहले समझेंगे, ये बड़ा ना दिमाग वाला पेपर है। सर कैपिटल का मतलब फाइनेंस, पैसा चाहिए। सर पैसा मैंने पब्लिक से वो शेयर इशू करके पैसा लिया, इक्विटी फाइनेंस। मैंने बैंक से लोन लिया या मैंने पब्लिक से लोन लिया, डेट फाइनेंस। सर और पैसा आ सकता है कहीं से? सर बिजनेस के अंदर और पैसे कहीं से आ सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर। हमने बोला सर हमने जब शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़े थे पहले बेसिक्स के अंदर, तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर का नाम भी सुना था, हमने सुना था भाई। सर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? सर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है मेरे पास? हमने बोला सर प्रेफरेंस शेयर आपके शेयर होल्डर ही, पब्लिक ही होती है, ये वाले शेयर होल्डर नहीं, दूसरे भी होते। अच्छा जी, सर पब्लिक ही होती है, क्या सीन है भाई? मैंने बोला सर इनको सेम ही सीन है, शेयर इशू के पैसे ले लिए। तो सर दोनों में फर्क क्या है? उन दोनों में फर्क क्या है? हमने बोला सर इसका डिविडेंड का नहीं पता, डायरेक्टर की मर्जी है, दो ना दो, कम दो ज्यादा दो, लेकिन सर इसका डिविडेंड का पता होता है, पहले से उस परसेंटेज को फिक्स कर दिया जाता है। एग्री करते हैं? पक्का सर? फिर सर और क्या फर्क है? और क्या फर्क है? सर इसके पैसे ये नहीं कि आप शेयर होल्डर को बोलो कि सर मैंने आपको शेयर इशू किए, सही है, 5 साल के लिए, 5 साल बाद मैं आपसे पैसे वापस कर दूंगा, नहीं सर इसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा हो सकता है। एग्री करते हैं भाई? डन। तो मैंने यहां से भी फाइनेंस लिया। सर किसी को एतराज यहां तक नहीं है? सब सेट चल रहा है? हमने बोला सर अकाउंट फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है मेरे पास? अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर वाला, लेकिन फाइनेंस पढ़ते हुए कैपिटल का मतलब सर सोर्स ऑफ फाइनेंस, किन किन जरियों से पैसे आ सकते हैं? सर इक्विटी से शेयर इशू करके, डेट इशू करके, चाहे बैंक से लो चाहे पब्लिक से लो, और तीसरा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर। आगे हमने बोला सर इसने मुझे पैसे दिए, सर इसने मुझे पैसे दिए लेट सपोज 1 लाख रुपए, मैंने शेयर इशू करके पब्लिक से कितने पैसे ले लिए? 1 लाख। सर क्या ये पैसे इसने दे दिए फ्री फंड में? क्या इसके ऊपर मुझसे कुछ लेगा नहीं? क्या ये फ्री फंड में पैसे दे देगा? बोलेगा सर ये पैसे तो देगा आपको, लेकिन फ्री फंड में नहीं देगा, आपसे इसके ऊपर कुछ क्लेम करेगा, सर कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा आपसे, कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेगा। सर क्या एक्सपेक्ट करेगा? शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा। एग्री करते हो? सर फ्री का पैसा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर आपको क्या पे करना है? डिविडेंड। एग्री करते हैं सर? सर आपने डेट
इशू करके 50,000 रुपए ले लिए, बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक से ले लिए। सर क्या बैंक वाला फ्री में लोन देगा? नहीं सर, पैसा तो वापस मांगेगा, पैसा तो वापस मांगेगा, साथ साथ आपसे कुछ और भी लेगा। सर क्या लेगा सर आपसे? सर फ्री का पैसा तो नहीं है ना, सही है, आपको पैसा तो वापस करना है, साथ साथ एडिशनल कुछ अमाउंट भी पे करना है। वो क्या पे करना है सर आपको? इंटरेस्ट। एग्री? सर इधर आइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इससे आपने लिए सर 30,000 रुपए, क्या ये आपको फ्री में पैसे देगा? नहीं सर, ये आपको फ्री में पैसे नहीं देगा, बल्कि आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा। क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? डिविडेंड। सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, मैंने शेयर इशू करके 1 लाख रुपए लिए। अच्छा मैं बता देता हूं इरफान अभी, हाँ डेट में बॉन्ड और टीएफसीज भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा ये मैंने पब्लिक को शेयर इशू करके 1 लाख रुपए लिए, ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड। सर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मुझे फाइनेंस आया या ये जो मुझे कैपिटल आया, इसकी एक कॉस्ट, एग्री करते हो? ये कॉस्ट क्या है मेरे पास? डिविडेंड। किसी का एतराज? सर यहां पर आइए, मैंने डेट इशू किए, कितने पैसे लिए? 50,000, 50,000 का कैपिटल मैंने अरेंज किया, 50,000 का फाइनेंस अरेंज किया, इसकी एक कॉस्ट है और उस कॉस्ट का नाम क्या है? इंटरेस्ट। एग्री कर दो। सर मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करके 30,000 रुपए लिए, सर इसकी भी एक कॉस्ट है, और क्या कॉस्ट है सर? वो एग्री करते हैं। तो सर ये जो मुझे पैसे मिले हैं फ्री के नहीं मिले, बल्कि मुझे इसके ऊपर एक कॉस्ट पे करनी पड़ी है। आइए सर, सर इक्विटी वालों ने बोला, सर इक्विटी वालों ने बोला, सर गौर से समझेंगे, हमने बोला सर शेयर होल्डर ने, सर शेयर होल्डर ने आपको 1 लाख रुपए दिए, शेयर होल्डर बोल रहे हैं सर मुझे डिविडेंड दीजिए आप 15%। शेयर होल्डर ने आपको 1 लाख रुपए दिए और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं सर वो मुझसे? 15 रुपए। ओके जी, इसको मैं यहां लिखूं। सर जो मेरे पास डेट होल्डर है, इन्होंने मुझे कितने पैसे दिए? 50,000, और सर वो मुझसे इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट सपोज 10%। सर उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्होंने मुझे दिए जनाब 30,000, 30,000, ये मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनाब 12%। ओके, परसेंटेज का मतलब आपको पता है, पर एनम, परसेंटेज का मतलब पर एनम। सर मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास क्या है सर? कैपिटल। मैंने टोटल कितना पैसा अरेंज किया बताओगे मुझे? 180। सर मेरे पास टोटल कैपिटल कितना? 180। मैंने बोला सर शेयर होल्डर 1 लाख रुपए मुझसे एक्सपेक्ट, 1 लाख रुपए दिए, डिविडेंड एक्सपेक्ट, जो कि डिविडेंड कॉस्ट है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15%। कितना डिविडेंड मुझे पे करना पड़ेगा? 15,000। इनसे मैंने कितने लिए? 50,000, ये 10% इंटरेस्ट मांग रहे हैं। सर कितना मुझे देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर वालों ने कितने पैसे दिए? 30,000। कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे, जो कि पहले से डिटरमाइन हो जाता, फिक्स हो जाता 12,000 के 12% कितना? 3600। सर टोटल मेरी कॉस्ट कितनी पड़ेगी इस फाइनेंस के लिए? 23। रेशियो बताना। सर मैं बोल सकता हूँ ये कैपिटल और ये इसकी एग्री करते हैं सर? सर तीनों कैपिटल की परसेंटेज अलग, 15%, 10%, 12%। सर एवरेज कर देंगे? सर एवरेज कर देंगे? सर एवरेज कर देंगे? सर कैसे किया? आपने बोला यार 15% प्लस 10% प्लस 12% डिवाइडेड बाय 1 2 3 3, ऐसा किया। सर कितना बना? 12 पॉइंट, ऐसे किया। एग्री करते हो भाई? सर सुने, मैंने बोला सर ये जो आपने एवरेज किया है, ये जो आपने एवरेज किया है, ये सिंपल एवरेज है। एग्री करते हो? सर ये कैसा एवरेज है? सिंपल एवरेज। क्या मैंने सही एवरेज कैलकुलेट किया? क्या मैंने सही एवरेज कैलकुलेट किया है? सर सुने, ये कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे? 15%। पैसे भी सबसे ज्यादा इसने दिए, कॉस्ट भी सबसे ज्यादा इसकी वजह से आ रही है। एग्री?
पड़ेगा सर, हमें इसका एवरेज करना पड़ेगा, लेकिन कैसा? वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज कैसे करेंगे? 23,600 डिवाइडेड बाय, अब सही बना? अब सर बताइए 13.1%, ये मेरे पास कहलाता है एवरेज। सर कौन सा वाला एवरेज? मेरे कैपिटल के कॉस्ट का एवरेज। एग्री करते हो? सर मेरे कैपिटल के कॉस्ट का एवरेज कौन सा वाला? वेटेड एवरेज वाला। तो सर ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आई भाई? तो पूरा जो चैप्टर है, पूरा तकरीबन एग्जाम में तक मेरा अपना अंदाजा है कि 20 मार्क्स का सवाल इसके ऊपर होगा, सिर्फ इसके ऊपर बैक के ऊपर। सर कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी हमने बहुत ऊपर से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अभी हमने बहुत ऊपर से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि सर बात समझ में आई कि जब भी हम लोग कैपिटल के कॉस्ट का एवरेज निकालेंगे तो कौन सा निकालेंगे? वेटेड एवरेज वाला। मतलब सर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, उसकी वेटेज के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है। सर लॉजिक क्लियर हुई सबके? सर लॉजिक क्लियर हुई सबके? सर तो हमें चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़नी है बैक कि सर कैपिटल जो मिला फ्री फंड का नहीं मिला, उसके ऊपर मुझे कॉस्ट पे करनी है, उस कॉस्ट की एवरेज बता दे। फाइनेंस एक जगह से नहीं लिया जाता, दो तीन जगहों से लिया जाता है, उन सबका मुझे एवरेज रेट बता दे। एग्री करते हो भाई? पक्का? तो सर इसको आप लोग कॉपी कर लें, इसको आप लोग कॉपी कर ले, फिर अभी हम उसको डिटेल में चलेंगे, इसको क्या क्या लेके चलना है। अभी सर हमने एक ऊपर से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, बैक की अंडरस्टैंडिंग दे दी। चले सर कॉपी करें। ऑनलाइन वालों को सवाल हो तो पूछ लो। सर प्रेफरेंस का दूसरा पॉइंट रिपीट कर दे। प्रेफरेंस का दूसरा पॉइंट क्या होता है भाई? दूसरा पॉइंट मतलब, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। और प्रेफरेंस को हम लोग दो किस्म के प्रेफरेंस होते हैं, भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। प्रेफरेंस के या तो वो रिडीम हो जाता है या तो इरिडीम होता है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। उस पर पूरा डिटेल चलेगा, तकरीबन हमारा 1 से 1.5 महीना इसके ऊपर गुजरेगा। चलिए सर इसको कॉपी करेंगे, फिर हम और डिटेल में आगे बढ़ेंगे।
सर जो ऊपर एवरेज वाला मेथड है वो फेल्ड क्यों है? यहाँ एक बार प्लीज रिपीट कर दें। सर ये जो ऊपर वाला एवरेज का मेथड है ये इसलिए फेल है क्योंकि सर ये सिंपल एवरेज है। लेट सपोज हमने बोला कि सर सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है? इक्विटी वाले की 15%। 15% सर अगर ये 1 लाख रुपए नहीं देता, अगर ये सिर्फ 10 रुपए देता तो सर इसकी कॉस्ट कितनी आती? 15% के हिसाब से बहुत कम, 1-1.5 आती, 1-1.5 आती। लेकिन मैं उसको एवरेज कर देता, उसको मैं एवरेज कर देता और उसका इम्पैक्ट इसके अंदर ज्यादा आ जाता, तो क्या वो मेरी कॉस्ट होती? सही नहीं होती, नहीं होती। तो हमेशा इसको कैसे किया जाता है? वेटेज के हिसाब से किया जाता है। चले सर, कॉपी कर लिया सबने? कर रहे हो? करे मेरा भाई। सर एक हमने एक बर्ड आई व्यू लिया है इस बैग का कि सर बैग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने एक बर्ड आई व्यू लिया है जनाब बैग का कि बैग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक ऊपर ही ऊपर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सर एक ऊपर ही ऊपर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर मिटा दे। चले मेरा भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अच्छा सर आगे बढ़े आप। सर ये आपने 13.1% कैसे कैलकुलेट किया? या आपने 13.1% कैसे कैलकुलेट किया? सर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो समझिएगा जरा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, सर ये अमाउंट बना कैसे है? 13.1% बना कैसे है? आइए जनाब, मैंने बोला सर मैंने डिवाइड किया है 23,600 को डिवाइड किया मैंने किससे? 1,80,000। एग्री कर दो। अच्छा जी, सर ये 23,600 आया कैसे? सर ये 23,600 आया कैसे? ऊपर आइए। सर मैंने बोला 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, ऐसे ही है, प्लस फिर ये 5,000 कैसे है जनाब? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस फिर सर ये प्रेफरेंस शेयर वाला अमाउंट कैसे बना है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। सर एतराज किसी को? और डिवाइड मैंने किससे करवाया? 1,80,000 से। ये 1,80,000 कैसे आया? सर मैंने बोला कि इक्विटी वालों से पैसा प्लस डेट वालों से पैसा प्लस प्रेफरेंस शेयर वालों से पैसा। सर किसी को एतराज? ऐसे ही बना। सर अगर मैं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखूं, सर ये 1,00,000 रुपए क्या थे जो कि मैंने शेयर होल्डर से पैसे लिए थे, यानी कि कितने मैंने इक्विटी रेस करके फंड लिया, इसको मैं बोल दूं सर इक्विटी, ये लिख रहा हूं शॉर्टकट, मल्टीप्लाई बाय, सर ये 15% क्या था? सर ये 15% क्या था? सर ये कॉस्ट थी इसकी, शेयर होल्डर की। सर शेयर होल्डर क्या मांगते हैं उससे? सर डिविडेंड। एग्री करते हो? इसको हम लोग बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी की कॉस्ट, और इसको शॉर्टकट में केई बोल दूं, केई बोल दूं सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्रीड? प्लस सर ये 50,000 क्या थे? सर ये 50,000 क्या था मेरे पास? मैंने जो डेट वालों से पैसे लिए, बैंक लोन से लिए या पब्लिक से लिए? सर डेट से कितना पैसा लिया? सर शॉर्टकट में अगर बोलो तो मैं डी बोल दूं, मल्टीप्लाई बाय, सर ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 10%। सर ये 10% क्या था? इंटरेस्ट था, यानी कि इसको मैं कॉस्ट ऑफ डेट कह लूं। सर मैं इसको कह दूं केडी। एग्रीड? सर प्लस सर प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे लिए मैंने? 30,000। 30,000, 30,000। सर यहां पे मैं इसको लिख दूं प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे लिए, शॉर्टकट एब्रीविएशन कुछ भी दे दो भाई,
मल्टीप्लाई बाय, सर ये मुझसे कितना डिविडेंड मांग रहे थे 12%, इसको मैं क्या कह दूंगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर कह सकता हूं, कह सकता हूं डिवाइडेड बाय, सर मैंने डिवाइड किससे करवाया, टोटल जितना पैसा मेरे पास आया, टोटल जितना पैसा आया, सर पैसा मेरे पास आया इक्विटी रेस करके शॉर्टकट लिख रहा हूं, डेट रेस करके शॉर्टकट लिख रहा हूं डी, प्रेफरेंस शेयर इशू करके शॉर्टकट लिख रहा हूं पी। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो आपको हर जगह नजर आएगा। सर बात समझना, ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कि सोच के ऊपर ये फॉर्मूला है। सर किसी को एतराज, भाई किसी को एतराज, सर इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एमएफए और सीएमए साथ पढ़ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं सर, दोनों में कोई मसला नहीं होगा। जब तक यहाँ पे कॉस्टिंग वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो कॉस्टिंग में काफी आगे तक निकल चुके होंगे, कोई मसला नहीं होगा। गर्मी है बात, गर्मी है बात, चलाओ ना यार, बोलो मना किया गया। हाँ करो यार, पढ़ दो बहुत सारे एसी, बहुत सारे बटन। चलिए सर इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूले को, फिर हम इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन करेंगे। यार वाले से चलो, वाले से चलो। यार हैंडआउट दिया मुझे मैडम ना, बाहर के बाद चीज जी भाई कॉपी कर लिया सबने, आगे बढ़ सकते हैं। सर कॉपी कर लिया, हम आगे बढ़ सकते हैं। चले सर मिटा दिया जाए, सर ये फॉर्मूला मिटा दिया जाए। चले सर आइए, सर इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी, सर इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी, सर उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ, सर इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भाई शॉर्टकट में इसको हम क्या बोला करेंगे। सर ये होगा क्या, इक्विटी वाले शेयर होल्डर मुझसे क्या मांगेंगे, डिविडेंड, ये उनकी एक्सपेक्टेशन। एग्री, एग्री। सर केई निकालने के दो तरीके, सर केई निकालने के दो तरीके, ये तो भी आपको मैंने दे दिया ना सीधा सीधा 15%। सर ये भी तो हमने आपको दे दिया सीधा सीधा कितना परसेंट, 15%। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे, सर सुने, केई का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सर क्या मांग रहे हैं, डिविडेंड। सर हमने तो पढ़ा था डिविडेंड देना तो डायरेक्टरों की मर्जी है, सर डिविडेंड देना तो डायरेक्टर की मर्जी है, कम दे ज्यादा दे, एग्री करते हो। सर एक शेयर होल्डर आपका शेयर क्यों खरीदेगा, सर एक शेयर होल्डर आपका शेयर क्यों खरीदेगा, सर एक शेयर होल्डर आपका शेयर खरीदेगा आपकी परफॉर्मेंस को देखकर। सर परफॉर्मेंस तो कंपनी की हो रही है, शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, सर शेयर होल्डर डिविडेंड देके खरीदेगा कि सर ये डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, करते हो उसकी कॉस्ट है। सर एक कंपनी के कितने शेयर होल्डर होते हैं, बहुत सारे, लातादार, हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग है, करते हो। कोई बोल रहा है सर मुझे 15% रिटर्न चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे 13%, कोई बोल रहा है मुझे 14%, एग्री करते हो। सर अब कैसे कैलकुलेट करें,
ये शेयर होल्डर मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? सर मुझे बैंक से मैं लोन लेता हूँ, मुझे इंटरेस्ट रेट पता होता है। यस, बैंक वाला बोलता है भाई 10% इंटरेस्ट लेंगे, लोन लेना है तो लो। एग्री करते हो? सर क्या शेयर होल्डर आपको बोलता है कि सर मुझे आप 15% डिविडेंड दे, मुझे 14% दे? क्या कंपनी में आके बोलता है वो? नहीं जनाब, नहीं जनाब। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन के शेयर होल्डर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सर यही कैलकुलेट करने के दुनिया में 10,000 तरीके। लोग जो पीएचडी फाइनेंस फाइनेंस करते हैं ना, वो इसी के ऊपर करते हैं। ओके, हमारे पास कैलकुलेट करने के दो तरीके। एक है मेरे पास डिविडेंड, एक है मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन। सर दूसरा है मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम लोग बोलेंगे जनाब CAPM। CAPM। सर केई कैलकुलेट करने के दो तरीके। सर क्या चीज? एक है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और एक है मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM। सर इसकी बेसिस के ऊपर केई कैलकुलेट किया जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? डिविडेंड। डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एग्री करते हो सर? आगे बढ़े सर। आगे हमने बोला सर ये 10% क्या था? सर 10% ये क्या था? सर मैंने उधार लिया था बैंक से, या मैंने उधार लिया था पब्लिक से, डिबेंचर, टीएफसीज, बॉन्ड, उसके ऊपर मैं क्या पे करता हूं? इंटरेस्ट। एग्री करते हो? एग्री करते हो सर? सर इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट है, ये मेरे पास कहलाता है कॉस्ट ऑफ डेट। एग्री करते हो? सर मुझे याद पड़ रहा है कि हम लोगों ने जब डिबेंचर वगैरह पढ़ा थे, तो सर डिबेंचर कोई 2-3 किस्म के होते थे। एक डिबेंचर ऐसा होता था कि सर जो कि वापस हो जाता था, 5 साल के लिए उधार लिया, पैसा वापस करो। एग्री करते हो? अकाउंटिंग नॉलेज याद आ रही ना भाई? सही है, पैसे जो है ना मैंने लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जिसको हम लोग बोलते थे रिडीमेबल। याद आ रहा है? सर एक ऐसा होता था जो कि कभी उसको पैसा वापस नहीं किया जाएगा, सारी जिंदगी हम लोग उसको पैसे देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे, उसको ओरिजिनल पैसा, प्रिंसिपल पैसा कभी वापस नहीं किया जाएगा। एग्री करते हो? फिर सर हमने एक और भी तो पढ़ा था कि सर एक डिबेंचर हमने इशू किया और हमने उनको बोल दिया डिबेंचर होल्डर को कि सर ये आप पैसे हमें दो, इंटरेस्ट लेते रहो 7 साल 10 साल तक, उसके बाद मैं इसको शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा। याद आ रही बात है? सर ये भी तो हमने पढ़ा था। सर ये भी तो हमने पढ़ा था। अब क्या किया जाए? तो सर आप जो कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे, सर आप जो कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे वो हर किसी का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सर डेट के ऊपर जो कॉस्ट पे की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट। एग्री कर दो? सर इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? केडी। एग्री? हमने बोला सर डेट कौन सा वाला? एक होता था सर मेरे पास जो कभी भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करेंगे, सर उसको हम क्या बोलते थे? इररिडीमेबल डेट। सर इसका केडी निकालने का तरीका हल। सर एक मेरे पास डेट होता था, सर मेरे पास एक डेट होता था जिसको हम लोग एक के लिए लेते थे 5 साल 7 साल 3 साल के लिए, उसके बाद उसको पैसा वापस कर देते थे। इसको हम क्या बोलते थे जनाब? रिडीमेबल डेट। इसका केडी निकालने का तरीका अलग। सर फिर एक और भी तो डेट होता था जिसको हम लोग बोलते थे कि सर इसको हम लोग आपको शेयर में कन्वर्ट करवा देंगे। कन्वर्ट अभी नहीं, 5 साल बाद 3 साल बाद हम इसको शेयर दे देंगे, आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। इस डेट को हम लोग क्या बोलते थे भैया? कन्वर्टेबल। इसका केडी निकालने का तरीका अलग। तो जनाब आपको सवाल में देखना पड़ेगा कि सर ये डेट कौन सा वाला दे रहा है, उसी के हिसाब से हमें उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एग्री करते हो सर? सर प्रेफरेंस शेयर पर आइए, सर प्रेफरेंस शेयर पर आइए। सर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे लिए,
तो कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 12%। इसका तो पहले से परसेंटेज फिक्स होती है, डिटरमाइंड होती है 12%। हमने बोला सर 12% डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बताओ प्रेफरेंस शेयर ये कौन सा वाला है? प्रेफरेंस शेयर भी दो पढ़े थे हमने सर। कौन से? एक होता था मेरे पास रिडीमेबल कि सर एक पग के लिए उसके बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा। एक सर क्या होता था? कभी तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। तो सर इसके भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सर जिसको हम क्या बोलेंगे शॉर्टकट में ये। तो सर इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये सारे डब्बे पढ़ने हैं। हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सारे डब्बे पढ़ने हैं। एग्जाम में वो प्रेफरेंस शेयर कुछ भी दे सकता है, रिडीमेबल इररिडीमेबल डेट कुछ भी दे सकता है। एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का कोई सा भी डाटा दे सकता है। तो सर हमें एग्जाम के लिए बस सिर्फ और सिर्फ ये सारे डब्बे पढ़ने बोलिए। और ये सारे डब्बे पढ़ने के लिए तकरीबन आपके 1.5 महीने कहीं जी। क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव भी होता है। जब प्रेफरेंस शेयर में आएंगे तो फिर उसकी बात करेंगे। कौन सा वाला है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM। क्या मैंने हैंडआउट कॉपी कराया था टाइप करो। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM। हाँ सलाम, सुना तो यही है लेकिन हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि पेपर बहुत गलबा है।
हमें तैयारी वैसी करनी है जैसे आईएफ की हिस्ट्री रहती है। ये सोच के ऊपर तैयारी नहीं कर सकते ना यार कि पहली अटैक में हल्का होकर आएगा। चले सर मिटा दिया जाए। दोबारा बोलिए। हाँ हाँ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे भाई, जितनी ऑप्शन हो सकते हैं सब पढ़ेंगे। चले सर क्या हम आगे बढ़े, है मेरा भाई, ये तो मिटा सकता हूँ ना। सर एक बैग का ओवरव्यू समझ में आ गया। सर बैग का फॉर्मूला अपने जहन में है, अगर फॉर्मूला जहन में नहीं भी है तो मैं लॉजिक पता है उसकी कैसे बने। सर बैग को कैलकुलेट करने के लिए, सर बैग को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। सर मुझे बैग को कैलकुलेट करने के लिए 6 चीजों के ऊपर मेहनत करनी है, 6 चीजें कैलकुलेट करना आनी चाहिए। 6 चीजें आ गई तो मुझे बैग समझ में आ जाएगा। सर सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विटी वाला पोर्शन, जिसको मैं बोलूंगा सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्री कर दो। अच्छा सर दूसरा मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ डेट को मैं यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर टैक्स। सर क्या चीज होती है, जब हम डेट के अंदर चलेंगे तब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके सर तीसरी चीज मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके इसको हम क्या बोलते थे, केडी। सर इसको हम क्या बोलेंगे, ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। सर इसके अलावा फॉर्मूले में और क्या होता था, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट। सर ये बेसिकली क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर ये क्या होता है मेरे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर ये क्या होता है मेरे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर अभी तक हम लोगों ने मार्केट वैल्यू पे बात नहीं की है, अभी तक हमने क्या बात की है, सिर्फ वैल्यू पे। सर 1 लाख की इक्विटी थी, मार्केट वैल्यू पे अभी तक बात नहीं की। आगे जाके वक्त के साथ साथ मार्केट वैल्यू को डिस्कस करेंगे कि सर क्यों मार्केट वैल्यू लेते हैं, क्यों नहीं लेते, आगे वक्त के साथ साथ। तो सर इस पूरे बैग के अंदर हमें सिर्फ ये 6 चीजें कैलकुलेट करना चाहिए। ये 6 चीजें आपने कैलकुलेट करना सीख ली, आपके 15 से 20 मार्क्स बन गए। सर इसको कॉपी कर लें, इस पूरे चैप्टर में हमने 6 चीजें कैलकुलेट करना सीखी। अच्छा भाई हफ्ते में हमारी जो है इंशाल्लाह 4 क्लासेस हुआ करेंगी, सही है, तो मेरी और दो टीचर है ताकि साथ साथ से लेके चले। अच्छा इस चैप्टर को यार, इस पेपर को पढ़ते हुए मैंने हैंडआउट भी ऐसे डिजाइन किए हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे और वैसा ही एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया उस हैंडआउट को साथ साथ दिया, लेकिन होमवर्क का मतलब वो होमवर्क होगा, क्लास में नहीं करोगे। बहुत से लोग होते हैं माशाल्लाह चीते होते हैं, उसी को बैठ के कर लेते हैं, नहीं वो करना आपको करना ही है।
तो इसलिए ताकि यार क्लास वाले पढ़ लिया आपके माइंड में फ्रेश है, उसी क्लास में जाहिर सी बात है 1-2 दिन का गैप होता है तो वो दिमाग से आउट हो जाता है, तो घर जाके करोगे तो वो जो घर जाके करोगे फिर वो वाला टाइम पीरियड आउट होगा, तो वो करना आपने घर से। तो हैंड आउट को ऐसे डिजाइन किया है कि एक क्वेश्चन घर पे वैसा ही तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऊपर का। चले सर जरा मैं 2 मिनट के अंदर रिकैप कर देता हूँ अभी तक जो जो हम लोगों ने पढ़ा। जब तक कॉपी कर रहे हैं लोग मैं 2 मिनट के अंदर रिकैप कर देता हूँ जो जो हम लोगों ने पढ़ा। सर हम लोगों ने स्टार्ट किया कैपिटल से। सर अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल हमने क्या डिस्कस किया था, मालिक जो बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आता है, सही है, लेकिन पीएफडी पढ़ते हुए फाइनेंस पढ़ते हुए कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां कहां से आ सकता है। हमने बोला सर पैसा 3 जगहों से मिल सकता है, एक शेयर इशू करके इक्विटी फाइनेंस, एक बैंक से लोन लेके या पब्लिक से लोन लेके जिसको हम लोग डिबेंचर या बॉन्ड कहते थे इसको हम क्या बोलेंगे, डेट फाइनेंस। तीसरा प्रेफरेंस शेयर इशू करके। तो 3 जरियों से आपके पास पैसा आ सकता है। पीएफडी फाइनेंस पढ़ते हुए हम इसको क्या बोलेंगे सर, कैपिटल। सर जो शेयर होल्डर ने मुझे पैसा दिया क्या फ्री फंड में पैसा दिया, नहीं सर, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो क्या मांगेंगे, डिविडेंड। ये मेरी कॉस्ट है, इसको क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग स्टडी में क्या पढ़ा जाता है, 2 तरीके, एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपी। कैलकुलेट करना क्या चीज, यही कि डिविडेंड शेयर होल्डर मुझसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर आगे उसके बाद है डेट, मैंने बैंक से लोन लिया या मैंने पब्लिक को से लोन लिया, डिबेंचर या फिर बॉन्ड या फिर टीएफसीज। सर हमने बोला ये क्या फ्री फंड में पैसे देंगे, नहीं सर, मुझसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, हमारी कॉस्ट। हमारी कॉस्ट हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट। शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोलूंगा, केडी। सर डिबेंचर रिडीम भी होता है एक टाइम पीरियड के बाद वापस, चल भाई छुट्टी, अब तो इस से कोई लेना देना नहीं है। एक होता है रिडीमेबल मतलब वापस, इररिडीमेबल मतलब कभी नहीं वापस किया जाएगा, और कन्वर्टेबल उसके करने के बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर भी सर रिडीमेबल और इररिडीमेबल। मैंने पब्लिक से पैसा लिया, उनको मैंने ओरिजिनल मालिक नहीं बनाया, उनको ओरिजिनल मालिक नहीं बनाया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है वो, कौन से वाले हैं, प्रेफरेंस वाले। प्रेफरेंस वाले सर उनका परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, वो मेरी क्या है सर, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के। एग्री कर दो भाई। इस पूरे बैग के अंदर हमने ये 6 चीजें सीखनी है, 7वीं कोई चीज। फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि सर ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एग्री करते हैं भाई। फॉर्मूला हमें समझ में आ गया। सर आप लोग मैंने एक अलग हैंडआउट दिया है, ऑनलाइन वालों को मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। अगर सर इसकी क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। सर क्वेश्चन नंबर 1, सर क्वेश्चन नंबर 1, सर मुझे एक बात बताइए 2 मिनट के लिए, मुझे एक बात बताइए 2 मिनट के लिए। सर जरा एसएफपी को अपने जहन में गुमान में लेकर आओ। सर जरा एसएफपी को अपने माइंड में लेकर आइए। सर एसएफपी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व या रिटेन अर्निंग होती है। सर ये रिजर्व रिटेन अर्निंग क्या है, सवाल। सर क्या चीज है, पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जो के बांटा नहीं किया, एग्री करते हो, रिजर्व का हो या रिटेन अर्निंग का हो। सर किसका होता है इसमें, शेयर होल्डर का, एग्री करते हो। सर आप वो डिविडेंड अगर बांट देते, जितना प्रॉफिट कमाया आपने डिविडेंड दे दिया, इसका मतलब रिटेन अर्निंग जीरो, जो कमा रहे हो सब बांट रहे हो, रिटेन अर्निंग जीरो, एग्रीड। शेयर होल्डर को उनका रिटर्न मिल गया, एग्री करते हो। सर आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, डिविडेंड बांटा 20,000 रुपए, कितना पैसा रोक लिया आपने, कहां चला गया सर, रिटेन अर्निंग के अंदर। सर आपने शेयर होल्डर को नहीं दिया ना, उस पे हक किसका था, शेयर होल्डर का, एग्री कर दो। अच्छा सर मैंने बोला शेयर होल्डर उस पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, शेयर होल्डर बोलेगा सर ये मेरा पैसा तुमने रख लिया, ये तुम मुझे देते फिर मैं तुम्हें दोबारा देता, एग्री करता हूं। उस कॉन्सेप्ट को अगर यूं सोचो कि तुम मुझे डिविडेंड देते, तुमने क्यों रोका, उसने बोला यार मेरे पास जो है ना वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास नजर आ रहा है क्या सामने की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, प्लांट शिलांट लगाएंगे और खूब ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा जी, तो शेयर होल्डर ने बोला यार तुम ऐसे भी तो कर सकते थे कि तुम उसको डिविडेंड बांटो और फिर तुम उससे दोबारा ले लो। हमने बोला क्या इतनी पंचायतों में पढ़ेंगे, तुम्हें मैंने डिविडेंड नहीं दिया, ये लगा दिया। शेयर होल्डर क्या उस पर डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा, यस।
शेयर होल्डर बोलेगा भाई जो कैपिटल जो मैंने तुम्हें दिया वो भी मेरा पैसा, उसपे भी मुझे डिविडेंड दो, ये जो तुमने मेरा पैसा रोक लिया सही है इस पे भी मुझे डिविडेंड दो। एग्री करते हो? तो सर वैल्यू ऑफ इक्विटी जो हमने कैलकुलेट की है, जो हमने बोली थी सर इक्विटी, अभी मैंने मार्केट वैल्यू पे नहीं आ रहा, मार्केट वैल्यू को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी में सर शेयर कैपिटल भी आएगा और उस पे रिटेन अर्निंग और रिजर्व भी आएगा। एग्री करते हैं? पूरा जो शेयर्स का जो हक होता है वो, जो उसने पैसे दिए शेयर कैपिटल वो भी सही है, जो उसका हक था जो आपने उसको नहीं दिया अपने पास रोक लिया रिटर्न नहीं उस पे। तो सर सवाल पे आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे, ऑनलाइन वालों मैंने ग्रुप पे हैंडआउट शेयर किया है। सर एग्जाम्पल नंबर 1 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 छोटे छोटे सवाल से कॉन्सेप्ट बनेगा। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर हमने व्यय कैलकुलेट करना है। सर व्यय कैलकुलेट करने के लिए मुझको ये 6 चीजें चाहिए, 6 चीजें चाहिए। सर आगे देखते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस है। ए लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सर 30 जून को इनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन के मेरे, सर शेयर कैपिटल दिख रहा है इनको 50,000 शेयर 10 रुपए ईच के हिसाब से। सर रिटेन अर्निंग दिख रही है मुझे 50,000। सर ये किसका हक है, ये किसकी चीज है, शेयर होल्डर की। इस पे किसको पैसा मिलना चाहिए था जो आपने रोक के बैठे हो, सर शेयर होल्डर को। सर तो शेयर होल्डर इस पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। उसका पैसा तुमने रोका हुआ है, या उसको यूं समझ लो कि तुम उसको पैसे दे देते एज अ डिविडेंड, तुम्हें अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी तो उनसे दोबारा ले लेते। एग्री करते हो? तो वो तो शेयर होल्डर का पैसा ही है। उसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर भी आपने इशू करके रखे हुए हैं, और सर आपने डिवेंचर भी इशू करके रखे हुए हैं। तो सर टोटल आपकी फाइनेंसिंग कितनी है, 9,50,000। रिटेन अर्निंग को भी कंसीडर किया जाता है। सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 18%। ठीक हो गया। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 14%। सर डेट होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10%। सर मैंने एक नोट लिखा, सर क्या लिखा, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डेट आर सेम। सर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वैल्यू हमेशा कौन सी ली जाती है, मार्केट वैल्यू। लेकिन अभी हमने इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन नहीं किया ये क्यों मार्केट वैल्यू ली जाती है, हमने इस पे डिस्कशन नहीं की। इसीलिए पहली एग्जांपल को मैंने बोला सर जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों कैसी है, सेम, ताकि अभी हम इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस बाद में करेंगे। सर मैंने नीचे बोला सर नो टैक्स सेविंग, सर टैक्स दुनिया में है ही नहीं अज्यूमिंग। सर क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि सर जब मैं कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो मैं बोलूंगा सर कि मैं जब टैक्स वाले, जब मैं बैंक वाले को इंटरेस्ट पे करूंगा अपने इनकम स्टेटमेंट में, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूंगा, तो मुझे पता है सर इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जाता है पीएनएल के अंदर। और जब मैं टैक्स कंप्यूट करने के लिए जाता हूं तो टैक्स वाला मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ कर देता है। नहीं करते हो? सही है। तो सर ये हम सब बातें पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, जब हम कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ने के लिए। तो अभी मैंने क्या एग्जांपल रखी आसान रखने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए कि सर अज्यूमिंग दुनिया में टैक्स टैक्स नहीं, एग्री, ताकि हम आफ्टर टैक्स की टेंशन में ना पड़े। तो सर ये क्या, ये सॉल्व कर पाओगे? दो में 2 मिनट आप लोगों को, चले सर 2 मिनट थोड़ा दिमाग लगाए फिर मैं सॉल्व कराता हूं। ऑनलाइन वाले भाइयों बहनों, भाई
3.8 टाइम्स जी। ऑनलाइन वालों, सर रिजर्व पे रेट कौन सा लगेगा? सर रिजर्व को इक्विटी के साथ मिला के करो ना, ठीक है ना भाई, एक साथ मिलाओ ना शेयर कैपिटल और रिजर्व को। जी भाई लोग, सॉल्व किया सबने? सर 6 चीजें चाहिए इसको बैक को कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ 6 चीजें। सर पहली चीज मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या गिवन है भैया? कितना है सर? 18%। सर फिर मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट। क्या गिवन है? 10%। सर फिर मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। गिवन है क्या? यस। सर इसके बाद मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। फिर सर मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। सर मैंने भी मार्केट वैल्यू पे बात नहीं की है, मार्केट वैल्यू पे बात मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा, अभी हमने सिर्फ वैल्यू पे बात की। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस। सर इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तुम्हें कितनी दिख रही है? 5 लाख प्लस सर रिजर्व रिटेन अर्निंग भी तो है। सर उसमें भी किसका हक होता है? सर उसमें भी किसका हक होता है? शेयर होल्डर का। सर कितना है वो जो पैसा शेयर होल्डर का तुमने रोक के रखा हुआ है? तो सर कितना बना ये? 5,50,000। एग्रीड? सर बैंकों से लोन लिया हुआ तुमने या पब्लिक से लोन लिया हुआ कितना? 1 लाख। सर प्रेफरेंस शेयर कितना लिया हुआ सर आपने? 3 लाख। भैया जरा ऐड कर लोगे इनको? 9,50,000। सर बैक कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर बैक कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर इक्विटी वालों से मैंने कितना पैसा लिया हुआ है? 5,50,000। एग्री करते हो? सर ये लोग कितना रिटर्न मांग रहे हैं मुझसे? सर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं? 18%। सर उसके बाद मैंने डेट वालों से कितने पैसे लिए हैं? 1 लाख। सर कितना मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट? 10,000। प्रेफरेंस वाले कितने पैसे दिए लोगों ने मुझे? 3 लाख। और कितना परसेंट मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14%। तो सर ये ऊपर हो गई कॉस्ट और नीचे हो गया टोटल पैसा, टोटल कैपिटल, टोटल फाइनेंस। सर कितना परसेंट? 15 पॉइंट। इतने मेरी बैक है, इतना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्री करते हैं सर? पक्का? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप घर से करो, अभी नहीं कर सकते। आज करना या कल करना, लेकिन आज या कल में कर ले। ठीक है जी। फातिमा सुहेल बिल्कुल सही है, अरसलान बिल्कुल सही है। सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक दो बातें और डिस्कस करेंगे, एक दो बातें और डिस्कस करेंगे। सर क्या मैं मिटा दूं ऑनलाइन वालों? चलो
सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। कंपनी की पार वैल्यू है सर, बहुत सुनिए, कंपनी की पार वैल्यू है शेयर्स की बात हो रही है 10 रुपए। सर इसको बड़ा तरीके से समझिएगा, 10 रुपए इसकी पार वैल्यू। कंपनी अभी भी रजिस्टर्ड हुई, अभी अभी कंपनी का पहला साल स्टार्ट, सर 10 रुपए से पार वैल्यू रखी। हमने लोगों को बोला भाई 10 रुपए के शेयर है, आओ खरीदो। एक बंदा आया, उसने 10 रुपए दिए, मैंने उसको 1 शेयर दे दिया। दूसरा बंदा आया, उसने फिर जो है ना वो 20 रुपए दिए, मैंने उसको 2 शेयर दे दिए। जो शेयर होल्डर बन रहे थे मेरे, जो आ रहे थे 10-10 रुपए दे रहे थे, वो मुझसे बोल रहे थे यार अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप मुझसे शेयर खरीद लेंगे वापस? मैंने बोला सर ऐसा कोई सीन नहीं, एक दफा तुमने मुझसे शेयर ले लिए तो वापस नहीं होते, वो अनलेस अंटिल के कंपनी पूरे बायबैक के अंदर, वो तुम लोग पढ़ोगे शायद आगे C5 के अंदर जाके ना कंपनी लोग, खैर अभी तो समझा नहीं है। मैंने शेयर होल्डर को बोला आप जो 10 रुपए देके 1 शेयर लेके जा रहे हो, सही जी, ये मैं आपसे वापस नहीं लूंगा, ये सारी जिंदगी आप क्यों रहेंगे। शेयर होल्डर बोलेगा भाई अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूं? मैंने बोला तुम्हें साल का मैं डिविडेंड दूंगा ना। कह रहे साल का डिविडेंड तुम कितना दोगे? 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए 3 रुपए कितना दोगे? मैंने कहा सर तो प्रॉफिट आएगा तब देखेंगे, वो भी डायरेक्टर की मर्जी है। एग्री करते हो सर? उसने बोला यार अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो क्या करे, मैं किसको बेचूं? मैंने बोला जाके खुद ढूंढ लो भाई, इसको तुम्हें शेयर बेचना हो। अच्छा जी, हमने बोला चलो ढूंढने की जहमत ना करो, मैं इस कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कराऊं। अब इसके शेयर्स कहां ट्रेड होंगे? स्टॉक मार्केट के अंदर। एग्री करते हो भाई? स्टॉक मार्केट का ओपनिंग पता है तुम लोग? सही जी। अब सर क्या हुआ, हमने बोला सर ये कंपनी के जो है ना वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, पता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ओके जी, टावर की तरफ जो है बिल्डिंग है इसकी। हमने बोला सर अगर आपको शेयर बेचने हैं तो मेरे पास बताना, स्टॉक मार्केट चले जाना, मैंने वहां पे इसको लिस्ट करा दिया है, उसके शेयर वहां पे खरीदो फरोख्त हो रही है, तुम्हें अगर मजीद खरीद रहे हैं और मैं और इशू नहीं कर रहा तो वहां पे जाके पब्लिक से ले लो। एग्री करते हो भाई? पक्का? अच्छा भाई, तो मैंने इस कंपनी को लिस्ट करा दिया, उसकी शेयर मार्केट, उसकी जो शेयर प्राइस है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। सर स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है? सवाल, स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है? सर कोई डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि वो खुद डिटरमाइन होती है। सर एक बात बताइए कि प्रॉपर्टी की प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? केडीए वाले? सवाल, गवर्नर हमारा? सर सीएम कौन डिटरमाइन करता है यार ये प्रॉपर्टी अभी 50 लाख की हो गई या 60 लाख की हो? कौन? बायर एंड सेलर। एग्री करते हो? सर मेरी डिमांड है 50 लाख की प्रॉपर्टी की, ओके पार्टी आई बोली सर 40 लाख लेना है तो लो, मैंने बोला चल दे, जो लास्ट डेट हुई वो आपकी मार्केट प्राइस। एग्री? उसके बाद भाई अगले दिन वो प्रॉपर्टी बिक गई 55 लाख रुपए की, तो उसकी 55 लाख की मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस को डिटरमाइन नहीं करता स्टॉक मार्केट के अंदर, बल्कि बायर एंड सेलर के ऊपर। एक बंदा बोल रहा है सर मैं इस चीज को 80 रुपए की सेल करूंगा, वो खरीद ही नहीं रहा, नहीं खरीद रहा। एक दूसरा बंदा आया, वही चीज 60 रुपए की दे रहा है, लोगों ने खरीद लिया। सर मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 60। उसके 2 घंटे के बाद वो 80 में भी बिक गई, किसी और ने खरीद लिया। सर अब 2 घंटे बाद मार्केट प्राइस कितनी हो गई है? 80 रुपए। तो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि खुद कैलकुलेट हो रही होती है स्टॉक मार्केट के अंदर बेस्ड ऑन बायर एंड सेलर। प्रॉपर्टी वगैरह होती है, एग्रीकल्चर गाड़ी होती है भाई, मार्केट चले हो संडे बाजार, कौन मार्केट डिसाइड कर रहा है? बायर एंड सेलर, कितने की बिक रही है। एग्री करते हैं सर? पक्का? अच्छा जी, तो सर मैं बात करने वाला हूं मार्केट वैल्यू, मैं यहां पे बात करने वाला हूं मार्केट वैल्यू की, कि सर हम लोग यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्यों लेते हैं, हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्यों लेते हैं। सुनिए सर ये बंदे ने शेयर ले लिया 10 रुपए के हिसाब से, बंदे ने शेयर ले लिया। सर कौन था ये? मिस्टर ए, लेके जा चला गया। हमने बोला सर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो मिस्टर ए को? हमने बोला, मिस्टर ए ने बोला यार मैं तो चाह रहा हूं कि तुम मुझे हर साल 100 रुपए दो। अबे 10 रुपए की चीज तुमने खरीदी है, 100 रुपए तुम डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो? सही है, इलॉजिकल बात, इलॉजिकल बात। सर हमने जरा मार्केट सर्वे के हिसाब से, हमने जरा शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की, जो हम सीखेंगे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वगैरह के हिसाब से। ठीक है सर? सर पता ये चला कि सर
केई जो है, जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15%। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15%। सर 10 रुपए का लेके गया, 10 रुपए का लेके गया सर, डिविडेंड कितना सर बताएंगे कितना? 1.5। सेट है, मस्त है एकदम। ओके जी सर, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, कंपनी ने बड़ा जबरदस्त प्लान शेयर लगा दिया और मजे से प्रॉफिट सर, हम लोग इनको शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 1.5। एग्री करते हो सर? आपको पता है मार्केट प्राइस ऐसी बात ऊपर नीचे होगी सर, इसकी मार्केट की प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, मिस्टर ए ने मौके की गनीमत जाने और इसको सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? मिस्टर, इसने मिस्टर ए ने खरीदा कितने का था? 10 रुपए का। इसने सर आगे इसको सेल किया कितने का? 18 रुपए। बी वाले की अब कॉस्ट कितनी हो गई? बी वाले ने खरीदा कितने का? 18 रुपए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो शेयर होल्डर है, सुनिएगा सर, जो शेयर होल्डर है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे सर? केई कितना था? 15%। उसके हिसाब से हमने डिविडेंड अपना लॉक किया हुआ था सर, हमने अपना डिविडेंड लॉक किया हुआ था कि हम एक शेयर के ऊपर कितने पैसे देंगे? 1.5। और चलिए सर, अब मालिक कौन बन चुका है? बी। एग्रीड। ए कब था मालिक? 4-5 साल पहले। कितने का खरीदा था? 10 रुपए का। उसके हिसाब से डिविडेंड कितना मिल रहा था? 1.5। कंपनी ने बोला सर हम 1.5 की डिविडेंड देंगे। ओके जी, 4-5 साल गुजर गए, कंपनी अभी भी कितना डिविडेंड दे रही है? 1.5। सर पुराने शेयर होल्डर के हिसाब से देखो तो केई कितना? 1.5। ओके जी, अब शेयर कितने में ट्रेड होके बी के बाद आ चुका है? 18 में, 18 रुपए का। इसके हिसाब से अगर तुम केई निकालो तो सर कितना बनेगा? कितना? ऐसा ऐसा कंपनी बोल रही है सर हमारी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है। मिस्टर बी बोल रहा है सर कहां से 15%? कितनी है ये? कितनी है सर ये? 2.7%। कंपनी जो एक्सपेक्टेशन मीट करेगी वो पुराने मालिकों की करेगी या नए मालिकों की करेगी? सर जो कंपनी एक्सपेक्टेशन मीट करेगी, ये तो पहले था यार, 4-5 साल 10 साल पहले मालिक था। कंपनी एक्सपेक्टेशन इसकी पूरी करेगी या नए वाले मालिक की? नए वाले मालिक की। सर इसका पैसा हमारे कारोबार में कितना लगा? 18। एग्री करते हो? हमने बोला सर कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू करके अपनी जेब में कितने पैसे रख लिए? कितने पैसे रख लिए सर? 10 रुपए। अब इसने 18 रुपए का इसको बेचा, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? कुछ भी नहीं। ये जो इजाफी बेचे 8 रुपए का किसकी जेब में गए? मिस्टर ए के। कंपनी की जेब में तो 1 रुपया नहीं आया। एग्री करते हो? लेकिन अब मालिक कौन बन चुका है? मिस्टर बी। अब कंपनी से डीलिंग किसकी चल रही होगी? मीटिंगों में कौन आएगा? बोर्ड कौन पास करेगा? मिस्टर बी। ये कितना % डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा था? 1.5। लेकिन आपने डिविडेंड के अमाउंट को लॉक किया हुआ कितना? 1.5 रुपए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर हम तो 15% डिविडेंड पे कर रहे हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं? अब सर अब मैं ये अल्फाज नहीं बोल सकता। ये अल्फाज मैं बोलता कब? 10-15 साल पहले, जब पुराना मालिक था। अब मैं क्या बोलूंगा सर कि सर मैं कितना % डिविडेंड पे कर रहा हूं? सर मैं कितना डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी कितनी है? 2.7 ही है ना? मुझे भी ये लगता है इतना कम नहीं होगा। सर मैं कितना डिविडेंड पे कर रहा हूं सर? 8.3। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8.3। सर मैं अपने नए वाले मालिकों को कंसीडर करूंगा पुराने वाले मालिकों को? सर जो अभी नए मालिक हैं उनको। एग्री करते हो? सही है। अच्छा सर आगे, सर अगर तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनकी नीड करोगे तो फिर तो ये आपकी कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे, वरना ये शेयर किसी और को देके निकल जाएंगे। एग्री करते हो? तो सर जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक निकालने के लिए सर कौन सी वैल्यू को कंसीडर करते हैं? मार्केट वैल्यू। तो बात समझ भाई, कभी भी बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। जब भी क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जांपल में सर मैंने क्या लिखवाया था? बुक वैल्यू है, अस्यूम करो मार्केट वैल्यू के बराबर।
तो सर वो सवाल आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। एग्री करते हो भाई? सर हमेशा क्या लिया जाएगा? मार्केट वैल्यू। क्यों सर? क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी किसके एक्सपेक्टेशन को मीट करके, किसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करके? नए मालिकों की एक्सपेक्टेशन को मीट करके। एग्री करते हैं सर? पक्का? क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट क्लास हो गया सर। लेट्स सपोज हमने बोला यार प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है, प्रॉपर्टी का रेंट कैसे डिटरमाइन होता है? लेट्स सपोज अगर आपके घर वालों ने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हो तो प्रॉपर्टी का रेंट कैसे डिटरमाइन होता है पता है कुछ? मार्केट वैल्यू का 0.5%। ये एक रूल बना हुआ है कराची के अंदर। जो भी मार्केट वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी है उसका 0.5%। आपके दादा ने प्रॉपर्टी ली थी जनाब 80,000 रुपए की, ऐसी थी दादों के जमाने में। तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 5 करोड़ रुपए। सर 80,000 का 0.5% के हिसाब से रेंट पे करो, रेंट पे लगाओगे या फिर आज की 5 करोड़ रुपए की वैल्यू के हिसाब से? आज की वैल्यू के हिसाब से। एग्री करते हो सर? तो हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है सर? मार्केट वैल्यू। एग्री करते हो भाई? पक्का? किसी का एतराज सर? नहीं है सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के 3 तरीके। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के 3 तरीके। सुनिए सर, पहला तरीका ये वाली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के, एक सर करंट मार्केट, सर करंट मार्केट प्राइस, सर करंट मार्केट प्राइस। सर कहां से मिलेगी करंट मार्केट प्राइस? स्टॉक एक्सचेंज से। आप चलिए स्टॉक एक्सचेंज पे वेबसाइट खोलो, बदल जाएगा करंट मार्केट शेयर कितने में ट्रेड हो रहा है। एग्रीड? सर दूसरी कौन सी वैल्यू से पता चलेगी आपको? मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो पढ़ेंगे। सर तीसरा तरीका आपके पास डिविडेंड वैल्यूएशन। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये चीज कैलकुलेट करने के 3 तरीके। एक करंट मार्केट प्राइस, सर अभी चले जाओ शेयर बाजार में देख लो कितने का चल रहा है। एग्री करते हैं भाई? सर दूसरा मार्केट टू बुक रेशियो पढ़ेंगे। तीसरा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। एग्री? समझ में आ गया कि सर हमेशा कौन सी वैल्यू ली जाएगी? मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मेरे पास किसी काम की नहीं है। पुराना मालिक था 10-15 साल पहले, सर उसकी सेटिस्फेक्शन मीट नहीं करेंगे, भाड़ में जाए वो। हमें किसको मीट करना है? अभी जो मेरा करंट मालिक है। बात समझ में आ गई भाई? पक्का? चले सर इसको जरा कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा मार्केट वैल्यू ली जाएगी, हमेशा। अब कौन सा वाला भाई? 1.5 डिवाइडेड बाय 18 रुपए का करो। अरे कंपनी ने डिविडेंड अपना लॉक कर दिया, कह रहा है भाई 10 सालों 20 सालों 1.5 रुपए डिविडेंड मिलेगा। जितना प्रॉफिट कमाता हूं सब बांट देता हूं, मेरे पास तो बचता नहीं है फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो और कमाऊंगा ना। और समझे? हैंड आउट का क्या करेगा? अभी तो डिस्कशन कर रहा है यार। देखो क्लास में ना लेट नहीं आया करो, खासतौर पे जब ये वाला चैप्टर चल रहा हो ना। और इस क्लास में जब भी आया करो ना तो नींद पूरी करके आया। इस क्लास के अंदर ना कॉन्सेप्ट बहुत है यार, बहुत। हर क्लास के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक के अंदर 10 चीजें हैं, उसके अंदर इतनी चीजें हैं। और अपने इस चैप्टर को ना समराइज करके लेके चलो, तब बहुत चीजें बिल्कुल फैल जाएंगी ना, कंट्रोल में नहीं आएंगे। सर मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के चार्ट बनाया था 2 तरीके। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के 1 2 3 तरीके। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैलकुलेट करने के 2 तरीके। मार्केट वैल्यू इक्विटी कैलकुलेट करने के 3 तरीके। शेयर्स तो माइनस में ट्रेड हो रहे हैं, माइनस में थोड़ी ट्रेड होते हैं यार। माइनस में नहीं ट्रेड होता भाई, मिनट्स में। अच्छा मिनट्स में, शेयर तो मिनट में ट्रेड हो रहे हैं। हाँ तो डे की जो एंडिंग प्राइस होती है ना, जो उस दिन की एंडिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस, वो ले लेते हैं। चला
ठीक है सर, समझ में आ गया? आगे बढ़े सर। सर मैं थोड़ी सी बात करूंगा करंट मार्केट प्राइस। सुनिए सर, मुझे वैल्यू कहां से मिलेगी? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSX का शॉर्ट वेबसाइट दोनों मिल जाएगी। तो सुनिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सुनना सर, एक बात बताएं, आप एक जमीन का सौदा करने के लिए गए, आप एक जमीन का सौदा करने के, आप आए PCHS और एक दो जमीन है, एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसके बराबर में खाली प्लॉट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर बना, सेम 400 गज, सेम 400 गज। जो खाली प्लॉट है सर वो 3 करोड़ रुपए का, एग्रीड? जो ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, सही है, सेम वही 400 गज और सेम कंडीशन, वही बेस्ट ऑफ एनालिसिस सब वही, वो है खाली प्लॉट कितने का था? 3 करोड़ का। और जो ग्राउंड बना हुआ है वो है 3.5 करोड़ का, 3 करोड़ 50 लाख। एग्री करते हो? अच्छा जी, मैंने बोला सर जमीन कितने की है? सर जमीन कितने की है? सिर्फ प्लॉट, जमीन कितने का है? 3 करोड़। मैंने बोला सर 3 करोड़ वाली पार्टी के पास गया जो कि प्लॉट वाली थी, सर उसने बोला सर सौदा हो गया, सौदा हो गया, एग्रीड। मैं बराबर वाले घर पे गया, मैंने बोला हाँ भाई कितने का? उसने बोला सर 3.5 करोड़। तो मेरे जहन में क्या आएगा कि सर प्लॉट जो है वो 3 करोड़ का दे रही है और स्ट्रक्चर कितने का दे रहा है? 50 लाख का। एग्री कर दो सर, किसी का एतराज नहीं है, डन हो गया, क्लियर हो गया। सर मैं आगे बढ़ा, उसके बाद फिर मैं चला गया सर सवाद साइड पे। सर मैं सवाद साइड पे गया, वहां पे मैंने देखा सेब का बाग है। मैंने बोला सर ये सेब का बाग कितने एकड़ पे है? मैंने बोला 10 एकड़ एरिया, 10 एकड़। सर ये बाग कितने का है? सुनिएगा सर, उसने बोला ये बाग मैं आपको दूंगा 5 मिलियन। मैंने बोला चलो राउंड लगाते हैं बाग की तरफ। मैं गया, मैंने बाग की तरफ राउंड लगाया तो यार सेब है, मंजर है बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल रेडी थी। मैंने बोला अच्छा, मैं घूमने चला गया आगे। मैं घूम फिर के 2 महीने के बाद आया। मैंने बोला चलो फिर जरा दोबारा टच करते हैं। मैंने बोला हाँ भाई ये जमीन कितने की है? ये बाग अभी मैं देखे गया था, मैं बताओ भाई कितने की है? उसने बोला सर मैं आपको 3 मिलियन का दे दूंगा। तो 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया? मैंने बोला चलो सर जरा अंदर राउंड लगाते हैं बाग का। सर मैं बाग के अंदर राउंड लगाने के लिए गया तो सर सेब तो नजर ही नहीं है। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर सेब तो नजर ही नहीं है। सर ये इसने पैसे क्यों गिरा दिए? इसने अचानक से 2 मिलियन क्यों कम कर दिए? यस, मैंने बोला सर ये जो मुझे 5 मिलियन की जमीन दे रहा था ये सेब समेत थी। एग्री करते हो? ये सेब समेत थी, अगर मैं जमीन खरीदता तो सेब ही मेरे होते। जब मैं घूम फिर कर आया 1-2 महीने के बाद, सर अब सेब निकल चुके होते थे, टूट फूट के मार्केट में चले गए बिकने के लिए। अब उस जंगल में सिर्फ जमीन है, उस फॉरेस्ट में सिर्फ जमीन है। सर वो कितने की दे रहा है मुझे? 3 मिलियन। सर जमीन की असल कीमत 5 मिलियन है, 3 मिलियन है, 3 मिलियन। एग्री करते हो? मैं इसको कह सकता हूं, सर मैं इसको कह सकता हूं, सर मैं इसको कह सकता हूं प्लॉट कम फ्रूट, कम का मतलब होता है इंक्लूडेड। कम का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड। यहाँ पे सर प्लॉट एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स क्यूब। क्या मैंने सही अल्फाज लिखे? यहाँ प्लॉट मिल रहा है फ्रूट समेत, कितने का? 5 मिलियन का। यहाँ मुझे प्लॉट मिल रहा है फ्रूट को हटा के, कितने का? सर जमीन की असल कीमत कम फ्रूट होगी या एक्स फ्रूट होगी? एक्स फ्रूट। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर हो रही है सबको? पक्का? सर आइए, सर कंपनी की शेयर प्राइस है, सर कंपनी की शेयर प्राइस है 40 रुपए। हमने बोला सर 40 रुपए। सुनिए, आपने पढ़ा लॉ के अंदर बुक क्लोजर का
क्लॉज थी, पढ़ी थी सर? बुक क्लोजर की क्लॉज क्या होती थी सर? होता क्या है सीन, अगर नहीं भी पढ़ा तो समझ लें सर। सीन क्या होता है सर? सीन ये होता है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया सर। आपको पता है शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, दिन में वो पता नहीं कितनी दफा शेयर ट्रेड हो रहा है। अबे भाई सवाल ही बताओ किसको डिविडेंड दूं? आज मेरे पास है, 1 घंटे बाद किसी और के पास गया, फिर 1 घंटे बाद किसी और के पास गया, तो कंपनी तो पागल हो जाएगी। कंपनी बोलेगी भाई डिविडेंड मैं किस बंदे को दूं, किसके अकाउंट में क्रेडिट करूं, किसके अकाउंट में डालूं? तो यार एक डेट कट ऑफ कर दो, एक डेट को कट ऑफ कर दो। एग्री कर दो? अच्छा सर शेयर को मैंने अपने पास रखा पूरे साल, अब कंपनी ने उस पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया 4 रुपए का। कंपनी ने डिविडेंड कितना अनाउंस कर दिया? 4 रुपए का। अच्छा जी सर मैंने बोला कि सर पूरे साल मैंने शेयर को अपने पास होल्ड करके रखा है, मैं 4 रुपए कमाऊंगा। एग्री कर दो? ये जो डिविडेंड है इसमें मेरा हक है। एग्री? कंपनी ने बोला सर 10 तारीख को जब शाम हो जाएगी, जब मार्केट वार्केट बंद हो जाएगी, तब मैं देखूंगा किसके नाम पे शेयर है, उसको मैं डिविडेंड दूंगा। ओके सर ये डिविडेंड का हक मेरा मेरे पास था। अच्छा जी तो मैं ये बोलूंगा सर सुनिएगा, शेयर प्राइस है सर, डिविडेंड का हक मेरा है, मैं इसको सर सेल करूंगा कितने का? 40 को। डिविडेंड खाने का हक मेरा, तो डिविडेंड खाने का हक मेरा है। इसको मैं बोलूं अच्छा डिविडेंड कितना है सर? सर डिविडेंड है 4 रुपए का। डिविडेंड खाने का हक मेरा है, मैं 44 रुपए का सेल करूंगा। 10 तारीख है आज, आज 10 तारीख है, जो भी बंदा शेयर लेगा डिविडेंड उसको मिलेगा, डिविडेंड उसको मिलेगा। सर डिविडेंड खाने का हक मेरा है, तो मैं इसको कितने का सेल करूंगा? 44। सर एक बंदा आया बोला नहीं यार कम पे दो, मैंने बोला कल ले लो, कल मैं उसको कितने का दूंगा? 40 का। एग्री कर दो? शेयर की असल प्राइस कितनी है? 40 की 44? 40। सर ये मेरे पास कहलाती है शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। सर ये मेरे पास क्या कहलाएगी? शेयर प्राइस विद डिविडेंड या फिर कम डिविडेंड। सर अब मुझे बताइए कि सर मार्केट वैल्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स डिविडेंड लेना पड़ेगा या कम डिविडेंड? एक्स डिविडेंड जो उसकी असल वैल्यू है। सर हमेशा याद रखो शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें क्या लेनी पड़ेगी? उसकी असल वैल्यू, यानी कि एक्स डिविडेंड प्राइस, यानी कि जमीन खरीदने के लिए असल जमीन की कीमत पे करनी पड़ेगी। एग्री करते हैं भाई? हमेशा कौन सी प्राइस लेनी पड़ेगी हमें? एक्स डिविडेंड की। सर लॉजिक क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो सर अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया? सर अभी तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। कौन कौन सा भाई? अभी तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया सर कि हमेशा किसको कंसीडर किया जाएगा? मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। करंट मार्केट, करंट जो शेयर होल्डर है उनकी तवक्कुआत पूरी करनी है। एग्री करते हो भाई? पक्का? अच्छा सर और हमेशा कौन सी प्राइस की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 तरीके। हमने पहला तरीका पढ़ लिया करंट मार्केट प्राइस। सर ये करंट मार्केट प्राइस हमें कहां से मिलेगी सर? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। और वो भी कौन सी मिलेगी सर? कौन सी लेनी है हमने? एक्स डिविडेंड। अगर एग्जाम में कम डिविडेंड उसने लगा के दिया है तो सर क्या करना पड़ेगा मुझे? हटाना पड़ेगा। हटा भाई इस डिविडेंड को, हमें इसकी असल कीमत बता। बात समझ में आ गई? पक्का? चलें सर आगे एग्जाम्पल करें। कॉपी कर रहे हो? चलो भाई कॉपी करें, एक एग्जाम्पल करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। सर इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऑनलाइन वालों कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
सर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। भाई लोग सॉल्व करोगे? सर के मुझे गिवन है कितना? 18%। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना गिवन है मुझे? 14%। सर कॉस्ट ऑफ डेट कितना गिवन है? 10%। सर नीचे मैंने नोट लिख दिया है कि सर इस दुनिया में टैक्स का कोई नामो निशान नहीं है। ओके, तो फिर तो सही है, चल जाएगा ये। लेकिन अगर टैक्स का नामो निशान होगा तो हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें समझ में आएगा कि क्या नामो निशान होगा। तो जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दुनिया में कोई टैक्स वैक्स नहीं। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर नीचे अंग्रेजी देखें, करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। सर एक शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है? 15 का। सर ऊपर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? सर 50,000 शेयर्स एट द रेट, एक शेयर कितने का है? 15 का। सर मार्केट प्राइस कितनी बनी? 750। ऐसा है। सर क्या मैं रिजर्व और रिटेन अर्निंग को लूंगा? सर क्या मैं रिजर्व और रिटेन अर्निंग को लूंगा? सर सवाल, क्या मैं रिजर्व और रिटेन अर्निंग को लूंगा? नहीं सर, अब मैं रिजर्व और रिटेन अर्निंग को नहीं लूंगा। सर ये मेरे पास बनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। एग्री करते हो? सर ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है 15 रुपए, 15 रुपए। क्या इसके अंदर इस रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट आ गया? क्योंकि सर यहाँ पे बात हो रही है मेरे पास इक्विटी की। सर इक्विटी से मुराद मालिकों, मालिकों का हक बुक के अंदर कितना है? 5,65,000। बुक के अंदर कितना है इनका? 5,65,000। एग्री? मार्केट में शेयर कितने का ट्रेड कर रहे हैं? अगर ये जो मालिक है शेयर्स मार्केट में बेचेंगे, इनको कितने पैसे मिल जाएंगे? 7.5 लाख। क्या फिर कंपनी में जाके दोबारा बोलेंगे कि यार वो रिटेन अर्निंग जो पड़ी हुई है उससे मुझे डिविडेंड दो? क्या ये बोलेंगे? नहीं सर। एग्री करते हो? सर मार्केट में कितने का चल रहा है? 15। मार्केट में अगर ये शेयर बेच देंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? 7.5 लाख। क्या फिर कंपनी में जाके बोलेंगे इधर रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, लो डिविडेंड दो? क्या ये बोलेंगे? नहीं। ये पैसे देके कंपनी के अब ये मालिक नहीं रहेंगे। तो सर जब भी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो आप फिर बुक को नहीं देखेंगे कि बुक में कितनी रिटेन अर्निंग पड़ी है या फिर कितने रिजर्व पड़े हैं। एग्री करते हो भाई? उस रिटेन अर्निंग रिजर्व का इंपैक्ट इसके अंदर आ गया। बात समझ में आई भाई? पक्का? क्लियर? आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। उसके बाद है मेरे पास डेट। सर क्या डेट की मार्केट वैल्यू दे रहा है? यस सर दे रहा है। सर डिबेंचर भी तो मार्केट में ट्रेड होते हैं। सर डिबेंचर भी तो मार्केट में ट्रेड होते हैं। सर कितने का ट्रेड हो रहा है? और डिबेंचर है कितने? 1,000 एट द रेट ऑफ ₹105। सर कितना? एग्रीड। सर प्रेफरेंस शेयर, सर प्रेफरेंस शेयर के मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। सर प्रेफरेंस शेयर के मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। सर प्रेफरेंस शेयर कितने? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है सर मेरे पास 30,000। सर ये 30,000 तुमने कैसे निकाले? सर बुक्स में देखें 3 लाख रुपए, पार वैल्यू कितनी है? 10। ऐसे निकाले। और मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 11 का। सर कितना? कितना भाई? 1185। डन हो गया? पक्का? श्योर? चले सर बैक कैलकुलेट करवाइए। सर बैक कैलकुलेट करवाइए।
जी मेरा भाई, इक्विटी की बात करें 18% मल्टीप्लाई बाय इक्विटी की वैल्यू कितनी है 7,50,000 प्लस सर डेट कितना 10% मल्टीप्लाई बाय डेट की वैल्यू कितनी है 105,000 प्लस सर केपी कितना है मेरे पास 14% और केपी की वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर की 3,30,000 टोटल कितना 118,500 सर बैक कितना बनेगा 16 चले सर आपके 15-20 मार्क्स आ गए सर। इस चैप्टर के अंदर इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और सारे दिमाग चलाने वाले कॉन्सेप्ट है। सब पे दिमाग चलना चाहिए, सब पे कॉन्सेप्ट बनने चाहिए। सर 2 सवाल हमने क्लास में किए, 2 सवाल आपके होमवर्क है। सर कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बराबर। सर हमने कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए सर हमने बैक डिस्कस कर लिया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि सर जो भी कैपिटल आपने लिया पैसा लिया उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि जो शेयर इशू किया उसके बाद जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो। सर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेट और फिर है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर बात समझ आई पक्का। फिर इंशाल्लाह हम आगे जाके अगली क्लासों के अंदर अपने मजीद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सर बराए मेहरबानी घर जाके आज जो है ना इसको एक नजर दौड़ा लेना। इसके अंदर कॉन्सेप्ट लाभ तादाद इसके अंदर कॉन्सेप्ट एक क्लास के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस ओके और ठीक ठाक प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये अकाउंटिंग की तरह हिसाब किताब नहीं है कि यार ट्रायल बैलेंस दे दिया नीचे एडजस्टमेंट दे दी पीएनएल का फॉर्मेट एसएफटी का फॉर्मेट जमाने कदीम से एक ही तरह का चलता था। कुछ नहीं भी आता फॉर्मेट में कुछ चीजें डालोगे आते वहां पे यहाँ पे ऐसा सीन है यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना। ठीक है सर तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके।